We'll today study the Darwin's theory of natural selection. Okay. दो बस. चलो टुडे थ्योरी का बेसिक एसेंस पता होना बिल्कुल बिल्कुल थ्योरीज का आपको बेसिक एसेंस पता होना चाहिए. बाकी जो चीजें हैं वो बाद में जो जब आप रिवाइज वगैरह करेंगे तो आपको जो है वो आ जाती है. देखो दो चीजें हैं थ्योरीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट है. पहला है द एसेंस ऑफ द थ्योरी, दूसरा होता है हाउ टू राइट. ठीक है. असेंस ऑफ द थ्योरी का मतलब है कि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थ्योरी की कि थ्योरी है क्या. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द एसेंस ऑफ द थ्योरी ऑफ लमार्किज्म कि आपके पास जो है वो एलन विटे होगा. एलन विटे जो है वो आपकी इंटरनल डिजायर से आएगा और आपके पास इन्वायरमेंट से आएगा. ठीक है. फिर उसके बाद आपके पास यूज एंड डिसयूज होगा. ठीक है. देन उसके बाद आपके पास जो है वो नए ऑर्गन्स फॉर्म या फिर डिलीट जो है वो हो सकते हैं, या फिर आपके पास जो है वो कई बच्चे इस तरह से लिखते हैं जैसे हमने कल लिखा था इस चीज को कि आपके पास जो है वो यहाँ पे फिर न्यू ऑर्गन्स बन सकते हैं एंड इन्हीं नई ऑर्गन से आपके पास जो है वो बड़े होंगे या छोटे होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें जो है वो यूज एंड डिसयूज के ऊपर जो है वो निर्धारित होंगी. ठीक है. सो अल्टीमेटली दिस इज द एसेंस ऑफ द थ्योरी ऑफ लमार्क. ठीक है. अब इसको लिखना कैसे है. यू विल पिक वन बाय वन, हर एक टर्म को जो है वो पिक करेंगे और उसके नीचे जो है वो एग्जाम्पल देते चले जाएंगे. ठीक है. फिर उसके बाद बात आती है क्रिटिसिज्म की, उसको क्रिटिसाइज करेंगे. ठीक है. सो दिस इज हाउ हर एक थ्योरी जो है वो आपकी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए. असेंस, हाउ टू राइट, दो चीजें. ठीक है. ये दो चीजें अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, ना सिर्फ बायोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर, एवोल्यूशन की थ्योरी के अंदर, बट ऑल्सो इन दी अदर टॉपिक्स ऑल्सो. ठीक है. तो बड़े आसानी से जो है वो आपका जो एंथ्रोपोलॉजी के आंसर्स हैं और एंथ्रोपोलॉजी का जो सिलेबस है वो आप बड़े आसानी से जो है वो कर जाएंगे. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर. गॉट द पॉइंट. ठीक है. तो आगे चल के हम कल्चर की थ्योरीज करेंगे, तो कल्चर की थ्योरीज के अंदर भी आपको ऐसे ही करना होगा. ओके. चलिए बहुत बढ़िया. सो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. तो कल बेसिकली हमने देखा था कि थ्योरीज को हमने 3 टाइम पीरियड्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया है. जो पहला टाइम पीरियड था इट वाज द प्री डार्विनियन थ्योरीज. आज पता नहीं इतना खराब क्यों लिख रहा है. प्री डार्विनियन थ्योरीज. दूसरी है आपके पास जो है वो डार्विन की थ्योरी. और तीसरा पीरियड आता है पोस्ट डार्विन का, जो कि आगे चल के सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंदर जो है वो बन जाती है. ठीक है. सो प्री डार्विनियन थ्योरी के अंदर हमने देखा कि आपके पास ग्रेजुअलिज्म है, कैटास्ट्रोफिक थ्योरी है, और फिर उसके बाद आपके पास एरिस्टोटल की, उससे पहले एरिस्टोटल की थ्योरी, फिर उसके पहले प्लेटो की थ्योरी, फिर उससे पहले डिवाइन क्रिएशन की थ्योरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है.
एंड देन उसके बाद जो है वो बात आती है लमार्क की। ठीक है, तो लमार्क के जाने के बाद देर आर डिफरेंट साइंटिस्ट जो कि पोस्ट लमार्क पीरियड के अंदर जो है वो काम करते हैं, जिनको कि हम जो है वो नियो लमार्कियंस भी कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है डार्विन की। ओके, डार्विन ने बेसिकली ही स्टार्टेड हिज वर्क इन अराउंड 1950s, और आपके पास जो है वो 1959 के अंदर जो है वो अपनी किताब लिखते हैं। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और इसके अंदर जो है वो अपनी नेचुरल सिलेक्शन की वो जो है वो थ्योरी देते हैं। ठीक है, सो बेसिकली डार्विन का मानना यह था कि लमार्क एक तरफ ये कह रहे थे कि आपके पास एक इंटरनल अर्ज होता है, वो इंटरनल अर्ज जो है वो आपको ये बताता है कि आपको नए ऑर्गन सिस्टम्स बनाने हैं या फिर नहीं बनाने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंटरनल अर्ज यू कैन मॉडिफाई, यू कैन क्रिएट न्यू ऑर्गन्स, और इस तरह से जो नए ऑर्गन्स हैं वो बनते रहते हैं। ठीक है, और आपके पास जो पुराने ऑर्गन्स हैं वो जाते रहते हैं। इसी के अंदर वो आपके यूज और डिसयूज के बारे में जो है वो बात करते हैं कि देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज। अगर आपके पास नए ऑर्गन्स आए हैं, आप उनका उपयोग करोगे तो वो ऑर्गन्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएंगे। अगर आप उसको डिसयूज करोगे, अगर आप उसका यूज नहीं करोगे, तो वो ऑर्गन्स जो है वो अगेन दे विल वेदर अवे। ठीक है, दिस इज व्हाट लमार्क सेड। ठीक है भाई, तो आपके पास जो है वो लमार्क बहुत इंडिविजुअलिस्टिक बेसिस के ऊपर जो है वो चले गए कि ये आपके ऊपर है कि आपको कोई नया ऑर्गन सिस्टम, कोई नया ऑर्गेनेली डेवलप करना है या नहीं करना है, आपकी स्पीसीज के ऊपर है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो आपके पास डार्विन की थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी इन बेसिस को रिजेक्ट करती है, इंडिविजुअल बेसिस को रिजेक्ट करती है। डार्विन की थ्योरी कहती है कि जो पूरा का पूरा दारोमदार है वो आपके एनवायरनमेंट के ऊपर है या फिर वो आपके नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर है। ठीक है, नेचर एक इंडिविजुअल ट्रेट बनाता है, डार्विन इस चीज को रिजेक्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर डाइवर्सिटी है। अगर आप स्पीसीज की बात करो, स्पीसीज के अंदर भी डाइवर्सिटी रहेगी, उस डाइवर्सिटी के अंदर भी डाइवर्सिटी रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल होमोसेपियंस इज अ स्पीसीज, बट इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब लोग जो है वो एक समान है। आप में और मुझ में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। होमोसेपियंस के अंदर रेसेस हैं, रेसेस के अंदर भी डाइवर्सिटी है। सो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, हर किसी के पास अपने अपने ट्रेड्स हैं, और आपके पास हो सकता है कि आप जो है वो नए ट्रेड्स वगैरह जो है वो बना भी सको। ठीक है, तो उसके लिए वो एक फिलोसॉफिकल बेसिस वगैरह बताते हैं, बट अगेन उस डायरेक्शन के अंदर जो है वो नहीं जाएंगे। बट इट इज मोर, आई रिपीट, इट इज मोर ऑन द सेंस ऑफ द एनवायरमेंट कि उनको उस एनवायरमेंट को आपके जो ट्रेड्स हैं वो पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। ये एनवायरमेंट के ऊपर है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने पंख निकाल लिए, लेट्स से आपके पंख निकल आते हैं, तो ये जो पंख हैं वो आपके मतलब फिटनेस का प्रमाण हो जाएंगे। हो सकता है कि एनवायरमेंट को आपके पंख जो है वो ना पसंद आए। बिकॉज एनवायरमेंट को आपके पंख ना पसंद आए तो एनवायरमेंट जो है वो उन चीजों को रिजेक्ट कर दे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। अब बेसिकली होता क्या है कि सिकल सेल एनीमिया वाला जो व्यक्ति है उसकी किडनी इतनी अच्छे तरीके से काम नहीं करती है। ठीक है, अगर इवन इट इज इन दी हेट्रोजाइगोट कंडीशन ऑल्सो, उसके लीवर इतना अच्छे से जो है वो काम नहीं करता है। बट ऑन द अदर हैंड इट प्रोवाइड्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द मलेरिया।
तो जो एनवायरमेंट है उसके लिए अब वो सिकल सेल वाला जो ट्रेट है वो बहुत फेवरेबल हो जाता है, वो उन लोगों को जो है वो फेवर करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, गॉट द पॉइंट, समझ में आ रही है अभी बात? इस तरह से डार्विन जो है बेसिकली ही डज नॉट फोकसेस मच ऑन द इंडिविजुअल बेसिस जैसे लमार्क ने किया। ठीक है कि यू हैव द एलन विटे और आपके पास जो है वो इंटरनल डिजायर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनेली को बना सकते हो, इट इज ऑन यू। बाद में आपको यूज करना है डिसयूज करना है वो निकलता जाएगा, नए ऑर्गन सिस्टम्स बनते चले जाएंगे। डार्विन ज्यादातर जो है वो नेचुरल सिलेक्शन या फिर आपके पास जो है वो इन्वायरमेंट को मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मानते हैं आपके एवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, इस तरह से विद द हेल्प ऑफ दिस नेचुरल सिलेक्शन ही रेवोल्यूशनाइज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन द एवोल्यूशन एज वेल एज द मॉडर्न एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। सॉरी, ठीक है। So according to him, the natural selection, it is the engine of the evolution. एवोल्यूशन होगा वो एलन विटे के ऊपर नहीं होगा, वो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर होगा। ठीक है, और इनका जो कोर आइडिया था वो ये था कि आपके पास हमेशा वो इंडिविजुअल सर्वाइव करते हैं दैट आर वेल अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट। ठीक है, एंड दीज वेल अडेप्टेड इंडिविजुअल्स दे आर नोन एज द फिट इंडिविजुअल्स। फिट इंडिविजुअल्स का मतलब ये नहीं है कि आपके सिक्स पैक एब्स होंगे, आपके बड़े बड़े मसल्स होंगे। फिट इंडिविजुअल्स का मतलब ये है कि आपके जो ट्रेट्स हैं दे आर अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल ट्रेट हम कह सकते हैं। अब जो सिकल सेल ट्रेट है इसके अंदर आपके जो आरबीसीज हैं वो सिकल शेप के बन जाते हैं, विच इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, आरबीसीज की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, आरबीसीज का जो एज होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इस एज के रिड्यूस होने की वजह से आपके लीवर के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, बिकॉज बहुत जल्दी से अगर आरबीसीज क्रैक होंगे तो आपका जो आयरन है वो बॉडी के अंदर रिलीज हो जाता है और आपके पास जो एल्ब्यूमिन का लेवल है वो बढ़ जाता है। हम अगेन निटिग्रिटीज के अंदर नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है दैट अल्टीमेटली ये जो है वो आपके शरीर का जो एक वर्किंग लेवल है उसको डिक्रीज करेगा। बट वहां पे एनवायरमेंट कैसा है? एनवायरमेंट है मलेरियल एपिडेमिक वाला, मलेरियल पैरासाइट बहुत ज्यादा है वहां पे। सो दीज इंडिविजुअल्स दे आर दी फिट इंडिविजुअल्स। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली मलेरिया के अगेंस्ट जो है दे आर इम्यून टू दैट। ठीक है, तो अब ये लोग जो है ये फिट इंडिविजुअल जो है वो सरवाइव कर पाएंगे। ऑन दी अदर हैंड जो बाकी हेल्दी इंडिविजुअल हैं दे विल डाई आउट। ठीक है, उनका एलिमिनेशन होना शुरू हो जाएगा। जब मलेरिया से उनकी डेथ ही हो जाएगी तो वो किस तरह से सरवाइव करेंगे और वो किस तरह से जो है वो रिप्रोड्यूस करेंगे? अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली दीज फिट इंडिविजुअल्स और दीज फिट ट्रेट्स दे विल मल्टीप्लाई इन द एनवायरमेंट। तो इस तरह से उनका था कि जो नेचुरल सिलेक्शन है या फिर जो एनवायरमेंट है वो कुछ फिट इंडिविजुअल्स को ही आगे लेके जाएगा और जो आपके पास अनफिट इंडिविजुअल्स होंगे दे विल वेदर आउट। वो धीरे धीरे जो है वो कंपटीशन से बाहर होते चले जाएंगे। ठीक है, ये जो है वो इनका कोर आइडिया था। ओके, सो अगेन द प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व इन द नेचुरल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू मिस्टर डार्विन ओवर द जनरेशंस, आपके पास जनरेशन से जनरेशंस लग जाएंगी, नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो काम करता रहेगा। Again, he was very much inspired by the Charles Lyell's gradualism. चार्ल्स लियल और जेम्स हुटन हमने कल किया था।
तो ये लोग जो है वो ग्रेजुअलिज्म को समझा। चार्ल्स लियल तो खैर ज्योग्राफर थे, तो उन्होंने जो है वो ज्योग्राफी के बारे में बात की, उन्होंने जियोलॉजी के बारे में बात की, और उन्होंने बेसिकली हम लोगों को बताया कि किस तरह से आपके पास जो नेचर है या फिर आपके पास जो अर्थ की जियोलॉजी है वो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम से आप उठोगे पहाड़ नजर आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर पहाड़ बनेंगे तो वो एक ग्रेजुअल फॉर्म के अंदर बनेंगे। अगर रिवर अपना पैटर्न शिफ्ट करेगा वो ग्रेजुअल फॉर्म में शिफ्ट करेगा। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो वो ग्रेजुअली होगा, एनवायरमेंट चेंज होगा वो ग्रेजुअली होगा। ठीक है, आपको जो है वो सालों साल लग जाएंगे। और इसी एस्पेक्ट को जेम्स हटन जो है वो बोरो करते हैं चार्ल्स लियल से। वो कहते हैं कि जितने भी मैंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट। आपके पास आपके इर्द गिर्द पैरट्स तभी आएंगे अगर आपके पेड़ों के ऊपर जो है वो फल होंगे, फ्रूट्स होंगे, पल्पी जो फ्रूट्स हैं वो होंगे, टमाटर होंगे आपके पास, तभी जो है वो पैरट्स आपके पास आएंगे। नहीं तो आपके पास जो है वो, अगर देयर इज अ डेजर्ट एरिया तो पैरट्स नहीं होंगे आपके पास। ठीक है, सो सिमिलरली अगर आपके पास डेजर्ट एरिया है तो आपके पास ट्रीज जो है कीकर वैसे जो ट्रीज हैं वो रहेंगे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो द ट्रीज दे विल बी वे डिफरेंट। तो इसका मतलब है कि हर एक लाइफ फॉर्म इट इज वेल अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट दैट ही और शी और आपके पास जो भी लाइफ फॉर्म है इट इज इन। ठीक है, तो अगर एनवायरमेंट ग्रेजुअली चेंज करता है तो इसका मतलब क्या है कि यही ग्रेजुअल चेंज लाइफ फॉर्म के अंदर भी होगा। दिस इज व्हाट जेम्स हटन सेड। और उनसे डार्विन बहुत इंस्पायर्ड थे और इसलिए वो कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन को, इस सिलेक्शन के प्रोसेस को काम करते भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ओवर द जनरेशंस ये जो है वो आपके ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक्ट करता रहेगा एंड ओवर द जनरेशंस आपके ऑर्गेनिजम्स जो है वो चेंज होते रहेंगे। चेंज कैसे होंगे? विद द हेल्प ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। नेचर खुद जज है, खुद डिसाइड करेगा कि मुझे कौन से ट्रेड्स वाले इंडिविजुअल्स चाहिए। तो जिन लोगों के पास, जिन इंडिविजुअल्स के पास वो ट्रेड्स होंगे वो फेवर किए जाएंगे, वो आगे रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर वही ट्रेड्स जो है वो अगली जनरेशन के अंदर जाएंगे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो कि डिलीटेरियस ट्रेड्स होंगे, डिलीटेरियस ट्रेड्स का मतलब है ऐसे ट्रेड्स जो कि नेचर को पसंद नहीं, तो वो जो डिलीटेरियस ट्रेड्स हैं वो नेचर जो है वो रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, गॉट द पॉइंट। सो इस तरह से एक स्पीसीज जो है इट इज वेल अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट। ओके, सो व्हाट आर द की कंसेप्ट्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। अब थोड़ा सा जो है वो हम इसको वन बाय वन पॉस्टुलेट्स जो है वो करते हैं। पहला है ओवर प्रोडक्शन। व्हाट डज दिस ओवर प्रोडक्शन मीन्स? देखो, ओवर अल्टीमेटली आपके पास जो है वो, अगेन एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, नाम था माल्थस। ठीक है, तो माल्थस और थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर मटेरियलिज्म का कंसेप्ट भी आता है। चलो इसको थोड़ा सा आराम से समझते हैं, हरी नहीं करते हैं इसके अंदर। ठीक है, हमारे पास दो तरह के थॉट प्रोसेसेस हैं अल्टीमेटली। दो तरह के थॉट्स होते हैं अल्टीमेटली हमारे पास। एएमजीएम क्या है? ठीक है, वन इज द क्रिएशन
hypothesis. Other is the materialism. कई बार इसी क्रिएशन हाइपोथेसिस से आपके पास जो है वो आइडियलिज्म बनता है, लोग इसको जो है वो एडहर करते हैं। ज्यादा इसके डायरेक्शन में नहीं जाएंगे बिकॉज क्रिएशन हाइपोथेसिस के ऊपर हमने कल ही बात कर ली थी। ठीक है, अल्टीमेटली क्रिएशन हाइपोथेसिस ने ही अपने प्लेटो वगैरह की बात की थी कि आपके पास, जैसे प्लेटो कहते हैं कि आपका जो मानसिक लेवल है, आपका जो कॉग्निटिव लेवल है, वो इतना ज्यादा विकसित नहीं है। दुनिया के अंदर फॉर्म्स और भी बहुत सारी है। ठीक है, दुनिया भरी पड़ी है आइडल फॉर्म से। ठीक है, ये उनका मानना था। तो अगेन उसके अंदर जो है वो हम ज्यादा नहीं जाएंगे। व्हाट डज मटेरियलिज्म सेज अबाउट द क्रिएशन ऑफ लाइफ? ठीक है, और डार्विन का क्या मानना है अबाउट द क्रिएशन ऑफ लाइफ? डार्विन बेसिकली बिलीव्स, जब डार्विन से यह पूछा गया कि भाई साहब आपको क्या लगता है कि जो पहला लाइफ फॉर्म है इस दुनिया के अंदर वो कैसे पैदा हुआ? अब जो आइडियलिस्टिक लोग हैं, आइडियलिस्टिक लोग प्लेटो जैसे तो कहते हैं कि वो लाइफ फॉर्म तो जो है वो आपके पास जग जाहिर थे। वो जो है भगवान ने बहुत पहले से ही जो भी नेचुरल पावर है, जो भी आपके पास शक्ति है, हाँ माल्थस की थ्योरी, तो जो भी माल्थस की थ्योरी भी मटेरियलिज्म के ऊपर है। ठीक है, जो भी आपके पास जो है वो शक्ति है, उसने वो लाइफ फॉर्म्स को बना दिया था। लेकिन डार्विन जो है और माल्थस जो है वो इन चीजों से ज्यादा एडहर नहीं करते हैं। दे आर एक्सट्रीमली मटेरियलिस्टिक। और आपके पास यही मटेरियलिज्म जो है वो आगे चल के कार्ल मार्क्स को भी इंस्पायर करेगा। ठीक है, उनका बेसिकली मानना यह था कि जो पहला लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुआ इस दुनिया के अंदर, वो लाइफ फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक चांस की बदौलत जो है वो शुरू हुआ। आपका चांस ही था कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में टकराए। एक आपके पास जो है वो कुछ ऐसा चांस बना कि पहला जो डीएनए है वो बन गया, या फिर पहला एक प्रिमिटिव डीएनए जो है वो बन गया। फिर उसके बाद उसी डीएनए के अंदर जो है वो कुछ चेंजेस होते हैं। वही मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने आप को रीएडजस्ट करते हैं। ठीक है, अगेन क्यों रीएडजस्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ अ चांस। ठीक है, तो इनके लिए एक शब्द जो है वो चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अहम है। फिर उसके बाद ये मॉलिक्यूल जो है वो अगेन दे अटैच विद द अदर मॉलिक्यूल्स, और इस तरह से आपके पास जो है वो पहला ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है। दिस इज देयर एक्सप्लेनेशन कि लाइफ जो है वो किस तरह से क्रिएट हुई। इनका मानना बिल्कुल ये नहीं है कि लाइफ जो है वो किसी क्रिएटर ने क्रिएट की है। इनका मानना है कि आपके पास जो है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स टकराए होंगे। जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए होंगे तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस भी बने होंगे जिनका कोई मतलब नहीं होगा, जो कि आगे जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए होंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो इस तरह से टकराए होंगे कि जिनका कॉम्बिनेशन बन गया, और आपके पास इस तरह से बिलियन कॉम्बिनेशंस बने, उसमें से एक कॉम्बिनेशन जो है वो सिलेक्ट हो गया। एंड दिस कॉम्बिनेशन, ये जो है वो पहला ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो बना पाया। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है? अब ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर ये जो पहला ऑर्गेनिज्म बनता है, दैट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर भी, इसके डीएनए के अंदर भी एक डिजायर है कि इसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा फूड एक्वायर करना है, और आपके पास इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिप्रोडक्शन करना है। और यही डिजायर जो है वो अल्टीमेटली आपके हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो चली जाती है। हर किसी ऑर्गेनिज्म के जो है वो कॉन्शियसनेस के अंदर है कि उसको जो है वो फूड एक्वायर करना है, ज्यादा से ज्यादा वो फूड एक्वायर करेगा, एंड ज्यादा से ज्यादा वो रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। और माल्थस कहते हैं कि यही डिजायर जो है वो आपके पास, इट इज ऑल्सो इन द ह्यूमन बींग्स,
कि ह्यूमन बीइंग्स भी फूड एक्वायर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश करेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इसके अंदर होता क्या है? माल्थस कहते हैं कि आपके पास जो फूड है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो है वो बढ़ता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझते हो कि अगर आज आपके पास एक खेत है तो आपने फूड एक्वायर किया, कुछ फूड आप खा लोगे, कुछ जो सीड्स हैं उनको आप दोबारा फिर से बोओगे, तो अगेन आपके पास जो रीजनरेशन है उन सीड्स का वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर नहीं होगा। 2 से 4 से आपके पास जो है वो 16, 8, 16 इस तरह से जो है वो आपके पास प्रोग्रेशन नहीं होगा। इट विल बी अ ज्योमेट्रिक, इट विल बी अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि आपके पास 2 से 4 बनेंगे, फिर 6 बनेंगे, इस तरह से होगा। अल्टीमेटली आप हमेशा ओवर रिप्रोड्यूस या फिर ओवर प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो। और वही चीज यहां पे मिस्टर डार्विन भी कहते हैं दैट ऑर्गेनिजम्स दे प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स देन द एनवायरमेंट कैन सपोर्ट। ठीक है, कि ऑर्गेनिजम्स का ये जो डिजायर है ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करने का, ये डिजायर जो है वो अल्टीमेटली ओवर प्रोडक्शन जो है वो कर देता है। अब आपके पास ओवर प्रोडक्शन हो चुकी है, रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम है और उसको खाने वाले लोग जो है वो बहुत ज्यादा है, और ये जो लोग हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। अब क्या होगा? नाउ इट विल डेवलप्ड कंपटीशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने इंडस्ट्रीज की बात की। ठीक है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उन्होंने कहा कि अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर भी यही चीज हुई है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर बेसिकली आपके पास मार्केट्स एक्सप्लॉइट करने वाली बहुत छोटी सी हैं, बहुत थोड़ी मार्केट्स हैं। बट ऑन द अदर हैंड आपके पास जो क्या कह सकते हैं कि जो आपके पास प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इट विल लीड टू कंपटीशन। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास जो है वो उन्होंने बताया बेसिकली कि ओवर प्रोडक्शन है। ठीक है, एंड दिस ओवर प्रोडक्शन इट लीड्स टू कंपटीशन। ओके, इसको यहीं पे रेस्ट करते हैं। दूसरी चीज जो कि वो बताते हैं दैट इज कि आपके पास एक वेरिएशन होता है। वेरिएशन या फिर डाइवर्सिटी। उन्होंने कहा कि जो अलग अलग इंडिविजुअल्स होंगे या फिर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होंगे, लेट से आपके पास एक स्पीसीज है, स्पीसीज S1, उसके ऑर्गेनिजम्स हैं O1, O2, O3, O4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, देन देयर इज स्पीसीज S2, उसके जो है वो अपने ऑर्गेनिजम्स हैं, लेट से O डैश, O डबल डैश, O ट्रिपल डैश, इस तरह से उसके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो बेसिकली what he says is कि जब आपके ये स्पीसीज आपस में तो डिफरेंट होंगी ही, ऑन द अदर हैंड ये जो आपस में ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल बी ऑल्सो डिफरेंट, इनके अंदर भी डाइवर्सिटी रहेगी। ठीक है, बिकॉज इन दोनों स्पीसीज के अंदर डाइवर्सिटी है, इन दोनों सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो आपके पास जब ये फूड प्रोक्योर करने के लिए जाएंगे तो कईयों के ट्रेट्स इनको एडवांटेज देंगे, कईयों के ट्रेट्स जो है वो इनको डिसएडवांटेजियस पोजीशन के अंदर जो है वो रखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ द फिंचेस। गालापागोस आइलैंड के अंदर वो जाते हैं, वहां पे वो बर्ड्स को, बर्ड का नाम है फिंच, फिंचेस को वो ऑब्जर्व करते हैं। वो कहते हैं कि हर
अगर मैं फिंचेस, बिकॉज इट इज ओनली वन स्पीसीज, अगर मैं उसको ऑब्जर्व करूं तो उनकी बीक्स के अंदर उनको डाइवर्सिटी मिलती है, उनके पंखों के अंदर उनको डाइवर्सिटी मिलती है, कईयों के जो पंजे हैं उनके अंदर भी डाइवर्सिटी है। तो वो कहते हैं कि जब वो फूड प्रक्योर करती हैं फिंचेस, तो बिकॉज ऑफ दीज ट्रेट्स सम ऑफ द फिंचेस they are at the advantageous position and some of the finches they are at the disadvantageous position. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर एनवायरमेंट के अंदर जो है वो फ्रूट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, अब फ्रूट्स खाने के लिए एक फिंच की बीक इस तरह से है, दूसरी फिंच की बीक जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से, ठीक है, तो उसकी जो है वो बीक कुछ इस तरह से आ गई। तो किसकी बीक जो है वो आपके पास एडवांटेजियस पोजीशन में होगी, दिस वन, ठीक है। तो ये जो है वो ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खा पाएगी, क्यों? क्योंकि फ्रूट को यहां से वो कार्व करेगी और यहां पे जो है वो स्टोर कर लेगी, देन ज्यादा से ज्यादा पल्प जो है वो अंदर निकल पाएगी। ऑन दी अदर हैंड ये वाली जो बीक है वो बहुत कम फ्रूट को खा पाएगी, ठीक है, फ्रूट को जो है ये खराब करके नीचे फेंक देगी, देन उसके बाद नेक्स्ट फ्रूट के ऊपर। सो एफिशिएंसी कहां पे है? एफिशिएंसी है इस बीक के अंदर, दिस इज मोर एफिशिएंट देन दिस वन, ठीक है भाई। तो आपके पास स्पीसीज एंड देन उसके बाद स्पीसीज के बीच में भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास देयर आर इंसेक्ट्स दैट ईट फ्रूट्स, ठीक है, ऑन द अदर हैंड देयर आर आल्सो बर्ड्स दैट विल ईट फ्रूट, देयर आर प्राइमेट्स दैट विल ईट द फ्रूट, देयर आर बर्ड्स दैट विल ईट द फ्रूट। सबकी अपनी अपनी डिमांड है और सब अपने अपने तरीके से जो है वो आपके पास फूड को प्रक्योर करेंगे। तो इस तरह से हर किसी के पास अपना अपना ट्रेट होता है, और ये ट्रेट दुनिया के अंदर बहुत सारे हैं, सबका अपना अपना वे है फ्रूट को या फिर आपके पास फूड को, किसी भी रिसोर्स को जो है वो प्रक्योर करने का, ठीक है। अब सोर्स क्या है वेरिएशन का, ये डार्विन उस वक्त जो है वो समझा नहीं पाए थे। म्यूटेशन उस वक्त जो है वो अगेन इट वाज नॉट अ फिनोमिना टू बी स्टडीड, तो इसको जो है वो फिलहाल हम रेस्ट के ऊपर डालेंगे, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है कंपटीशन की। अब देखो हर किसी के पास, आपको यह भी पता है कि इन जो भी आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं, ना सिर्फ इंसान, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, they will produce or they will reproduce more than what they can sustain, ठीक है, वो प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं और खाने की जो सामग्री होती है उनके पास जो है वो कम होती है। इट विल लीड टू व्हाट? इट विल लीड टू कंपटीशन, ठीक है। अब दूसरी जो चीज हमें अभी तक पता चली है वो ये है कि उस कंपटीशन के अंदर और इस कंपटीशन को जीतने के लिए सब लोगों के पास अपने अपने ट्रेट्स हैं, ठीक है। और कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके पास स्पीसीज के विद इन नहीं होता है, ये स्पीसीज के बिटवीन भी होता है। अगर फिंचेस आपस में जो है वो फ्रूट्स के लिए कंपीट करेंगी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिंचेस ही कंपीट कर रही हैं, फिंचेस जो है वो बाकी स्पीसीज से, प्राइमेट से भी उन फ्रूट्स के लिए कंपीट करेंगी, इंसेक्ट्स से भी जो है वो उन फ्रूट्स के लिए जो है वो कंपीट करेंगी, ठीक है। और उसी के साथ साथ एनवायरनमेंट भी चेंज करेगा और एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको अपने आप को अडेप्ट भी करना है। नए फ्रूट्स के लिए, नए रिसोर्सेज के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह जाना पड़ेगा। सो बेसिकली बहुत हाई कंपटीशन है, और इस कंपटीशन के अंदर जो भी आपके पास ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाता है, जिनके पास जो है वो एडवांटेजियस स्टेट्स होते हैं, वो उन एडवांटेजियस स्टेट्स को यूज कर लेता है, वो जो है वो आगे बढ़ जाएगा, बाकी जो है वो डाई आउट कर जाएंगे।
ठीक है, देन ही गिव्स दिस द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, दोज इंडिविजुअल्स दैट आर हैविंग द फेवरेबल ट्रेट्स and they are able to use those favorable traits, they are going to survive, they are going to reproduce. But on the other hand, जो लोगों के पास या फिर जो ऑर्गेनिजम्स के पास ये ट्रेट्स नहीं है, फिट ट्रेट्स नहीं है, वो जो है वो आपके पास सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो डिलीट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने गैलापागोस आइलैंड का और गैलापागोस के जो फिंचेस है उसका एग्जांपल दिया। अब उन्होंने कहा कि बेसिकली आपके पास जो है देयर वर मेनी फिंचेस, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और बेसिकली हुआ क्या है, जो डार्विन अपनी जुबानी पूरी कहानी बताते हैं कि इन फिंचेस की जो आपके पास एक जो एंसेस्टर हुआ होगा उसकी बीक जो है वो बड़ी ही जनरलाइज्ड हुई होगी। ठीक है, और उस वक्त जो है वो बहुत सारे फ्रूट्स जो है वो इस बीक के लिए पड़े होंगे। दिस बीक इट कैन ईट लीफ ऑल्सो, दिस बीक इट कैन ईट द फ्रूट्स ऑल्सो, दिस बीक इट कैन ईट द सीड्स ऑल्सो, बट नॉट इन एन एफिशिएंट वे। ठीक है, अब बेसिकली पहली चीज क्या आती है कि आप जो है वो प्रोड्यूस करते हो, यू प्रोड्यूस मोर देन व्हाट यू कैन सस्टेन। ठीक है, तो आपने बहुत सारी ऐसी बीक्स वाले जो फिंचेस हैं वो आपने प्रोड्यूस कर दिए। इट लीड टू दी और इट लीड्स टू दी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ तो आपके पास ऑब्वियसली कुछ बीक्स जो हैं, बिकॉज आपके पास स्पीसीज के अंदर खुद डाइवर्सिटी पैदा होती रहती है। अब देखो, डार्विन ने यह नहीं समझाया कि डाइवर्सिटी कैसे पैदा होती है, बट डार्विन ये जरूर मानते थे कि स्पीसीज रिप्रोड्यूस करती रहती हैं और जो डाइवर्सिटी है वो खुद ही पैदा होती रहती है। ठीक है, इनके अंदर जो है वो डाइवर्सिटी पैदा होती रहेगी। कुछ बीक्स जो है वो आपके पास थोड़ी सी इस तरह की बन जाएंगी। ठीक है, कुछ बीक्स जो है वो थोड़ी सी इस तरह की बन जाएंगी। ठीक है, कुछ बीक्स जो है वो अगेन दे विल मॉडिफाई देमसेल्व्स और आपके पास जो है वो अगेन थोड़ी सी इस तरह की बन जाएंगी। ठीक है, एंड दे विल फाइट। ठीक है, दे विल कंपीट विद ईच अदर। फिर उसके बाद इन बीक्स को यह समझ में आएगा दैट दे कैन ईट द लीफ वेल, वो पत्ते अच्छे तरीके से खा सकती हैं। बट अगर वो जो है वो आपके पास फ्रूट्स खाने के लिए जाएंगी तो फ्रूट्स वो अच्छे नहीं खा सकती। इस बीक को यह समझ में आ जाएगा कि दे कैन ईट द फ्रूट्स वेल, बट अगर वो पत्ते खाने के लिए जाएंगे तो पत्ते जो है उनसे नहीं खाए जाएंगे, यहां से जो है वो शिकस्त होगी, इनसे वो कंपीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो है ये जो बीक्स वाली फिंचेस हैं ये ज्यादा जो है वो फ्रूट्स को ढूंढेंगी, ये जो है वो लीव्स को ढूंढेंगी। ठीक है, ये जो है वो इंसेक्ट्स को ढूंढेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, गॉट द पॉइंट। अगर एनवायरमेंट चेंज हुआ, लेट्स से एनवायरमेंट जो है वो ड्राई हो जाता है। ठीक है, एनवायरमेंट जो है वो पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन एनवायरमेंट है। ठीक है, लीव्स अच्छे हैं, फ्रूट्स अच्छे हैं, बट इवेंचुअली एनवायरमेंट चेंज हुआ और एनवायरमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो मैं पत्ते हैं वो उनको मैं हार्ड कर दूंगा या फिर मैं उनको सुखा दूंगा, पत्तों की जगह के मुझे थॉर्न्स चाहिए। ठीक है, और आपके पास मुझे फ्रूट्स नहीं चाहिए, फ्रूट्स वाले मुझे ट्रीज ही नहीं चाहिए। तो इवेंचुअली दे विल डाई आउट, इनकी डेथ हो जाएगी। और ये वाली जो बीक है जो कि आपके पास इंसेक्ट्स खा रही है, ये वाली बीक जो है वो इंसेक्ट्स खाती रहेगी।
ठीक है, तो इस तरह से नेचर को ये दो पसंद नहीं थी, तो नेचर ने इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया। लीव्स वाली बीक नहीं पसंद थी, फ्रूट्स वाली बीक नहीं पसंद थी, नेचर को पसंद थी ये वाली बीक, क्योंकि इसके पास जो है वो वैसे ट्रेड्स थे। ठीक है जी, बात समझ में आई? तो इस तरह से आपके पास जो है वो नेचुरल सिलेक्शन होता है। ओके, नेचर बहुत सारी जो आपके पास चीजें हैं उनको अच्छा मानती है, उन ट्रेड्स को जो है वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर सिलेक्ट करती है, और वो जो है वही सिलेक्शन जो है अगेन डाइवर्सिटी में किसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी उसको जो है वो बताएगा। ठीक है, गॉट द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, देन उसके बाद एक अगला आता है द पेपर्ड मॉथ्स, द एक्सपेरिमेंट्स दैट वाज डन बाय कीटवेल, E.B. फोर्ड एंड H.B.D. कीटवेल। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या देखा दैट जनरली इन द इंग्लैंड इन द प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो बेसिकली होता क्या था, बर्फ बहुत गिरती थी लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर इन जनरल। तो वहां पे बर्फ गिरने की वजह से देखो मॉथ्स का जो एक जनरल स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि लेट्स से दिस इज द मॉथ, ठीक है, तो स्पॉट्स होते हैं इसके यहां पे इस तरह से। ओके, तो इसका मतलब है कि इनके अंदर ऐसे ट्रेट्स हैं या फिर ऐसे जीन्स रहते हैं या फिर ऐसे कुछ चीजें रहती हैं जो कि इनका कलर ब्लैक भी कर सकती हैं, और इनका जो है वो जनरल कलर जो है वो व्हाइट होता है। ठीक है, दीज आर नोन एज द पेपर्ड मॉथ्स। तो प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर बेसिकली क्या देखा गया कि बर्फ हुआ करती थी व्हाइट कलर की, तो मॉथ्स जो है वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर पाते थे, व्हाइट कलर्ड मॉथ्स। और अगर आपके पास कुछ ब्लैक कलर्ड मॉथ्स हुआ करते थे तो उसको जो है वो बाहर से प्रीडेटर्स आते थे, वो खा के चले जाते थे। ठीक है, दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व्ड देयर इन द प्री इंडस्ट्रियल यूरोप। फिर उसके बाद पोस्ट इंडस्ट्रियल यूरोप के अंदर जो है वो सूट आनी शुरू हो गई। ठीक है, फैक्ट्रीज के अंदर जो है वो सूट की वजह से ये जो आपके पास जो एक स्नो है वो डार्कन होनी शुरू हो गई, बिकॉज स्नो इट स्टार्टेड टू डार्कन, या फिर स्नो जो है वो पिघलनी शुरू हो गई। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो व्हाइट कलर्ड मॉथ्स थे वो अब कैमोफ्लेज नहीं कर पाते, रादर दे आर मोर अवेलेबल फॉर द ईटिंग। ठीक है, वो जो है ज्यादा दिखते हैं प्रीडेटर्स को, तो प्रीडेटर्स ने इनको जो है वो खाना स्टार्ट कर दिया, ब्लैक कलर्ड को, सॉरी जो व्हाइट कलर्ड हैं उनको खाना शुरू कर दिया, और ब्लैक कलर्ड जो है वो अपने आप को अच्छे तरीके से कैमोफ्लेज कर पाने लग गए। तो इससे क्या हुआ कि जो ब्लैक कलर्ड मॉथ्स हैं उनकी जो एक पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर गई। अब देखो एनवायरनमेंट चेंज हुआ, अब जो नेक्स्ट एनवायरनमेंट आया उसको जो है वो आपके पास व्हाइट कलर्ड मॉथ्स जो है वो पसंद नहीं थे, उसने जो है वो दूसरे को सिलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद जैसे ही एनवायरनमेंट दोबारा फिर से स्टेबल हुआ, जैसे ही एनवायरनमेंट दोबारा फिर से जो है वो बर्फ वाला एनवायरनमेंट आया, क्योंकि एनवायरमेंटल रेगुलेशंस वगैरह हमने किए, तो जैसे ही दोबारा फिर से चीजें जो है वो नॉर्मल हुई, तो आपके पास जो है वो दोबारा फिर से जो व्हाइट कलर्ड मॉथ्स हैं वो आने शुरू हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट जैसे चेंज करता है, नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसीजर वैसे ही किक इन कर जाता है, और आपके पास जो कि फेवरेबल ट्रेड्स होते हैं उन फेवरेबल ट्रेड्स को आगे प्रमोट किया जाता है, और जो आपके पास अनफेवरेबल ट्रेड्स होते हैं जिनको नेचर नहीं चाहती कि आप लोगों के अंदर वो चीजें आए, उन चीजों को जो है वो आपके पास पीछे रख दिया जाता है। ठीक है,
सो दिस इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो कि अगेन ये बताता है दैट द नेचुरल सिलेक्शन इट इज द रियलिटी। देन उसके बाद बात आती है सो द एविडेंस दैट आर सपोर्टिंग द डार्विन्स थ्योरी। ओके, ये समझ में आ गया भाई सबको? डार्विन की थ्योरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो आज हम डार्विन की थ्योरी ही करेंगे, ठीक है। देन वी सी इन दी फॉसिल रिकॉर्ड्स। फॉसिल रिकॉर्ड्स के अंदर जो है वो हमें ये पता चलता है कि आपके पास अगेन ओवर द पीरियड जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो एनवायरनमेंट के चेंज होने की वजह से जो है वो आपके पास जो ऑर्गेनिजम्स बने, दे वर वेल अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द जोरासिक एरा, और जोरासिक एरा की जब आप एक्सकेवेशंस करते हो तो आपको जो है वो अगेन डायनासोर्स मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम एनवायरनमेंट देखते हैं जोरासिक एरा का, तो जोरासिक एरा के एनवायरनमेंट के अंदर हमें यह पता चलता है दैट ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन था इट वाज मोर, ठीक है। ऑक्सीजन का जो एक लेवल था वो जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो ज्यादा था। दैट इज व्हाई वी वर एबल टू सपोर्ट दैट काइंड ऑफ बिगर एनिमल्स, ठीक है। सिमिलरली हमें जो है वो ये भी पता चलता है दैट द मॉइस्चर एट द अर्थ सरफेस इट वाज मोर, जिसकी वजह से जो है वो अगेन आपके पास जो बायोम था इट वाज ब्लूमिंग, और जिस वजह से जो है वो डायनासोर्स अगेन दे वर एबल टू सर्वाइव, ठीक है। सो अगेन एनवायरनमेंट जो है वो वैसा है, और उस एनवायरनमेंट की वजह से जो है वो ऑर्गेनिजम्स वैसे जो है वो उत्पन्न हुए। सिमिलरली आपको ये जो है वो अगेन वो चीजें जो है वो मिलेंगी। देन अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की भी बात करें तो अगेन वी सी दैट जैसे ही आप होमो इरेक्टस के अंदर जाते हो, आपको होमो इरेक्टस जो है वो चाइना के अंदर मिलता है, तो चाइना का उस टाइम का जो एक बायोम है या फिर एनवायरनमेंट है इट इज मोर डेजर्ट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, इट इज मोर एरिड एनवायरनमेंट। तो वहां पे आपको जो होमो इरेक्टस मिलता है उसकी हाइट जो है वो छोटी है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी सी द नियंदरथाल और द हाइडलबर्ग मैन इन यूरोप, तो उसकी हाइट जो है वो आपके पास बड़ी नजर आती है। सो इसका मतलब ये है दैट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट द फिजिकल ट्रेट्स दे आर देयर, ठीक है। सिमिलरली हमें कंपैरेटिव एनाटॉमी के अंदर भी ये चीजें जो है वो दिखाई देती हैं। वी हैव द होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स जो है वो वैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो उनके अंदर सिमिलैरिटीज होती हैं, बट एक्सटर्नली दे हैव द डिफरेंट फीचर्स। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का हैंड हो गया, बैट्स के विंग्स हो गए, व्हेल के फ्लिपर्स हो गए। अब जब इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो बोन्स का स्ट्रक्चर है वो कंपेयर किया जाता है, तो हमें ये लगता है कि आपके पास जो है वो इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इट इज सिमिलर। अब सिमिलैरिटी का कारण जो बताते हैं वो ये है कि हो सकता है कि इनके इंसेस्टर जो है वो सेम हो, एंड इवेंचुअली कुछ इंसेस्टर्स ने जो है वो ये माना कि इनको जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर जाना है, तो ये जो है वो इवेंचुअली दे इवॉल्व्ड इनटू द ह्यूमंस। कुछ को जो है वो ऐसे लगा कि दे वांट टू बिकम द आर्बोरियल, दे इवॉल्व्ड इनटू बैट्स। कुछ को ऐसे लगा कि उनको जो है वो आपके पास एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर ही रहना है, दे हैड द फ्लिपर्स, ठीक है। सो अगेन कंपैरेटिव एनाटॉमी जो है वो ये बताती है कि आपके पास अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से आपके जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं वो डिजाइंड होते हैं। सिमिलरली यू हैव द वेस्टिजल ऑर्गन्स, ठीक है। व्हेल के पास पेल्विक बोन्स होती हैं बट दे आर वेस्टिजल, उनका कोई यूज नहीं होता है बट फिर भी वहां पे हैं। आपके पास जो है वो अगेन ह्यूमंस के पास अपेंडिक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले अपेंडिक्स का हो सकता है कि यूज होता हो, जब आप रॉ मीट खाते हैं या जब आप सेलुलोज वगैरह जो है वो आप खाते हैं तो उसका यूज जो है वो रहा हो किसी तरह से।
बट ऑन द अदर हैंड तो बेसिकली जो है वो आपके पास जैसे जैसे आपका एनवायरनमेंट बदला, आपने जो है वो नई चीजों को खाना स्टार्ट कर दिया, तो आपके पास जो है वो अगेन जो ऑर्गन है वो श्रिंक कर गए। ठीक है, सिमिलरली आपके पास एम्ब्रियोलॉजी से आपको सिमिलैरिटीज मिलती हैं कि आपके पास जो एम्ब्रियोज हैं, अगर आप अगेन वेल के एम्ब्रियो की बात करो और ह्यूमन के एम्ब्रियो को जो है वो कंपेयर करो, आप चिंपैंजी के एम्ब्रियो को कंपेयर करो, ह्यूमन के एम्ब्रियो को कंपेयर करो, देयर विल बी वास्ट सिमिलैरिटीज। तो अगेन ये बताती है कि आपके पास हो सकता है कि आपका एंसेस्टर जो है वो किसी ना किसी तरह से सेम रहा हो, बट ऑन दी अदर हैंड जैसे जैसे आप अलग अलग एनवायरमेंटल नीशेस के अंदर जाते रहे, वैसे वैसे आपके अडेप्टेशंस किक इन करते रहे और आप जो है वो डाइवर्ज कर गए। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो है वो गैलापागोस आइलैंड की स्पीसीज आपको ये बताते हैं, जैसे हमने फिंचीज का एग्जाम्पल किया कि हर एक फिंच की जो है वो अपनी बीक थी और उसकी बीक जो है वो इट वाज वेल अडेप्टेड टू द एनवायरमेंटल नीश दैट द फिंच वाज इन। ठीक है, तो इनसे जो है किससे लमार्क का यूज डिसयूज प्रूफ होता है? अपेंडिक्स वाले से। हाँ बिल्कुल, लमार्क का यूज डिसयूज जो है वो प्रूव होता है, बट अगेन डार्विन का जो, हाँ बिल्कुल, डार्विन का जो एक इसका लॉजिक रहा है वो ये रहा है दैट इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द यूज एंड डिसयूज, वो इंडिविजुअल के ऊपर नहीं था, रादर इन द एनवायरमेंट आपने आपको जो है वो ऐसा इनटेक मिलना शुरू हो गया, ऐसा जो है वो आपके पास रॉ मटेरियल मिलना शुरू हो गया कि आपको अब अपेंडिक्स की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सो एनवायरमेंट के अंदर बेसिकली यू स्टार्टेड टू यूज फायर, तो एनवायरमेंट चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट द ट्रेट वाज नो मोर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये था उनका बेसिकली जो लॉजिक है डार्विन का, वो इसके रिगार्डिंग जो है वो डिफरेंट है। जो आपके लमार्क हैं, लमार्क का लॉजिक जो है वो डिफरेंट है, वो उन्होंने कहा कि आपने यूज करना बंद कर दिया इसको। ठीक है, तो डार्विन कहते हैं एनवायरमेंट को जरूरत नहीं थी। तो ये दोनों के लॉजिक्स के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, गॉट द पॉइंट? अब बेसिकली देर आर मेनी क्रिटिसिजम्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द डार्विन्स थ्योरी। जो पहला क्रिटिसिज्म आता है दैट इज डाइवर्सिटी है, ट्रेड्स सबके पास डाइवर्स हैं, लेकिन ऐसा क्यों? ये जो है ये अच्छे तरीके से डार्विन नहीं समझा पाए। पैगेंसिस वगैरह वो कंसेप्ट देते हैं अपना, बट अगेन इट इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो जेनेटिक मैकेनिज्म्स उस वक्त जो है वो हमें नहीं पता थे कि इस तरह से आपके पास जो है देयर इज समथिंग कॉल्ड जीन। ठीक है, और जीन जो है, जीन के अंदर सिलेक्शन होता है, जीन के अंदर ही रिजेक्शन होता है, जीन के अंदर म्यूटेशंस होते हैं, वही म्यूटेशंस जो है वो आपका रॉ मटेरियल बनाते हैं डाइवर्सिटी का। ठीक है, एंड अल्टीमेटली जो भी डाइवर्सिटी होती है वो उसी रॉ मटेरियल की वजह से किक इन करती है। इतना जो है वो हमें ज्ञान नहीं था उस वक्त। ठीक है, ये तो है कि जब उसके बाद मेंडल की डेथ के बाद ग्रिगोर बेटिसन जो है वो, सॉरी आपके पास जो बेटिसन है, ग्रिगोर मेंडल की डेथ के बाद जो है वो मेंडल के लॉज को दोबारा फिर से पुनर्जीवित करते हैं, दोबारा फिर से जो है उसको रीडिस्कवर करते हैं। तब ये पता चलता है दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ फैक्टर और देयर इज समथिंग कॉल्ड अ जीन, जिस वजह से जो है वो आपके पास ये डाइवर्सिटी बनती है। पहले डार्विन जो है वो अच्छे तरीके से इसको नहीं बता पाए कि डाइवर्सिटी आखिरकार है क्यों। सॉरी, देन उसके बाद एक और थॉट प्रोसेस जो है वो आना शुरू हो गया, दैट इज नोन एज द पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। डार्विन का बेसिकली जो व्यू था वो ये था कि एवोल्यूशन बहुत स्लो प्रोसेस है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, अगर इट वाज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस
तो आपके पास ऐसा क्यों है कि एक टाइम तक आपको एक स्पीसीज मिलती है, फिर उसके बाद वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, फिर आपको दूसरी स्पीसीज मिलती है, फिर वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, फिर आपको तीसरी स्पीसीज मिलती है, वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, फिर अगली स्पीसीज मिलती है। ऐसा क्यों है? आपके पास ऐसा क्यों नहीं है कि आपके पास जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस जो है वो आपको दिखाई देता है? अगर ग्रेजुअलिज्म है, डार्विन का ग्रेजुअलिज्म है, तो आपको जो है वो एक्सकेवेशंस ऐसे नहीं मिलने चाहिए थे कि पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक्सटिंक्ट हो गया, फिर उसके बाद हैबिलिस आया, हैबिलिस एक्सटिंक्ट हो गया, फिर इरेक्टस आया, इरेक्टस एक्सटिंक्ट हो गया, बिकॉज देयर आर वाइड रेंज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हैबिलिस, इरेक्टस, निएंडरथाल, होमोसेपियन। आपके पास अभी भी जो है वो अगर ग्रेजुअलिज्म की माने तो आपके पास जो है वो अभी भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही होना चाहिए था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस विद द एनवायरमेंटल अडेप्टेशंस। बट ऐसा क्यों है कि आपके पास एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर जाती है, दूसरी स्पीसीज का जन्म होता है, वो एक्सटिंक्ट कर जाती है? इस तरह से क्यों होता है? ये जो है वो डार्विन की थ्योरी हमें समझा नहीं पाई। तो इसके लिए जो है वो हम यूज करते हैं द थ्योरी ऑफ द पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो कि आपके पास जो है वो गोल्ड ने दी थी। ठीक है, ये क्या है ये हम पोस्ट डार्विनिज्म और खास करके सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे। देन उसके बाद बात आती है द डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, सो द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज दैट व्हाई डज एवोल्यूशन ऑफन लीड्स टू इंक्रीज इन द कंप्लेक्सिटी? एवोल्यूशन की वजह से कंप्लेक्सिटी ही क्यों इंक्रीज करती है, सिंप्लिसिटी क्यों नहीं आती? जो सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, इट वुड हैव बीन वेरी सिंपल, दिस इज व्हाट डार्विन सेज। कुछ मॉलिक्यूल्स मिले और डीएनए स्ट्रक्चर बना, वो डीएनए स्ट्रक्चर पड़ा रहा एंड इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। उसने अपने आप को रेप्लिकेट जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। इससे जो है वो आपके पास एक रिप्रोडक्शन का आपके अंदर एक जो थॉट या फिर जो है वो एक सोल जो है वो आता है। दिस इज व्हाट डार्विन सेड। ठीक है, बट अल्टीमेटली उसने ऑर्गेनेलीज बनानी स्टार्ट कर दी। अल्टीमेटली वही ऑर्गेनेलीज जो छोटे छोटे थे उसके फिर उस आपके पास जो सेल्स हैं वो और ज्यादा कंप्लेक्स होना शुरू हो गए। ठीक है, ऑर्गेनेलीज और ज्यादा कंप्लेक्स होनी स्टार्ट हो गई, ऑर्गेनिजम्स और ज्यादा कंप्लेक्स होने शुरू हो गए और कंप्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज करती चली गई। ठीक है, सो डार्विन की थ्योरी इस चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करती है कि हमेशा जो आपका एवोल्यूशन है वो कंप्लेक्सिटी की तरफ क्यों जा रहा है। बिकॉज द सिंपल ऑर्गेनिजम्स दे आर ऑल्सो वेल अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट। ठीक है, ओमीबा जो है वो अभी भी है, प्रोटोजोआस जो है वो अभी भी है, वायरस जो है वो अभी भी है। इट इज मोर वेल अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट देन व्हाट यू आर। तो ऐसे एवोल्यूशन का ये जो डायरेक्शन है सिंप्लिसिटी टू कंप्लेक्सिटी, ये क्यों है, ये डार्विन नहीं समझा पाए। देन उसके बाद लमार्किज्म ने अपने आप को दोबारा फिर से रिविजिट जो है वो करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज आपके पास एपिजेनेटिक्स की ब्रांच जो है वो आ गई। अब एपिजेनेटिक्स क्या है ये हम जो है वो आगे चल के पढ़ेंगे, यूजेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स। देन उसके बाद there was absence of the speciation mechanism। ठीक है, तो बेसिकली डार्विन ने बहुत कम एक्सप्लेनेशन दी दैट हाउ द न्यू स्पीसीज अराइज। डार्विन यहीं तक रुक जाते हैं कि आपके पास जो है वो नए ट्रेट्स कैसे एनवायरमेंट जो है वो फेवर कर रही है। ठीक है, नए ट्रेट्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर एक स्पीसीज के अंदर कैसे आ रहे हैं। अब नए ट्रेट्स आने से एक पूरा का पूरा नया स्पीसीज किस तरह से क्रिएट हो रहा है वो डार्विन जो है वो नहीं समझा पाते। ठीक है, आजकल तो खैर हमें पता है कि दो चीजें होती हैं, जेनेटिक आइसोलेशन एंड म्यूटेशन, जिसकी वजह से जो है स्पीशाइजेशन जो है वो होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है
नॉन अडेप्टिव ट्रेड्स की। बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जिनका बिल्कुल अडेप्टेशन नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ पिगमेंटोसा। इटली के नीचे जो है वो एक छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। उन छोटे छोटे आइलैंड्स के अंदर एक बीमारी है जिसका नाम है पिगमेंटोसा, ठीक है। अब वो जो ट्रेट है, वो बीमारी जो है, वो एनवायरमेंट से दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट एन अडेप्टिव ट्रेट। लोगों को इसकी वजह से दिक्कतें आती हैं, ठीक है, उनका फिटनेस लेवल कम होता है, रिड्यूस होता है, बट फिर भी वो बीमारी जो है वो उन लोगों के अंदर है। सिमिलरली 12 सिंगा के 12 सींग या फिर 12 सिंगा के बड़े बड़े सींग, ये जो है ये अभी भी 12 सिंगा के अंदर वैसे के वैसे ही है। इट इज बेसिकली अ डिलीटेरियस ट्रेट। अगर कोई कुत्ता उनको मार के खा जाता है या फिर उनकी डेथ होती है, 50% ऑफ द टाइम्स इट इज बिकॉज ऑफ देयर मेजेस्टिक ट्रॉफीज, ठीक है, जो उनके सींग होते हैं। ओके, तो बेसिकली अगेन दीज आर द डिलीटेरियस ट्रेट्स, लेकिन फिर भी ये डिलीटेरियस ट्रेट्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैं। ऐसा क्यों है? इसको जो है वो आगे चल के तो खैर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट और आपके पास जो है वो स्पेंड्रल्स के कंसेप्ट से हम समझ पाते हैं, बट डार्विन जो है वो इसको नहीं समझा पाते, ठीक है। ये कंसेप्ट्स क्या हैं, ये हम जो है वो आगे चल के पढ़ेंगे। देन उसके बाद सोशल बायोलॉजी। डार्विन को ह्यूमन कल्चर्स ने कुछ इस तरह से यूज किया कि वो सोशल डार्विनिज्म का जो रूप है उसने धारण कर लिया। अब सोशल डार्विनिज्म का रूप कैसे धारण कर लिया? डार्विन क्या कहते हैं कि नेचर उनको विजयी घोषित करती है या फिर नेचर उनको फेवर करती है जो कि ज्यादा फिट होते हैं, ठीक है, या फिर जिनके पास जो है वो ज्यादा फिट ट्रेट्स होते हैं। तो जो यूरोपियंस हैं उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, हम अब जो है वो पूरी दुनिया के अंदर राज कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो ब्राउन्स हैं उनके ऊपर राज किया है, हमने जो है वो उनके ऊपर राज, ब्लैक्स के ऊपर राज किया है, ठीक है, हमने येलो लोगों के ऊपर राज किया है। तो इसका मतलब क्या है? दैट वी हैव द मोस्ट फिट ट्रेट्स। तो हम अपनी पॉपुलेशन के अंदर जो कि नॉन फिट ट्रेड्स हैं उनको हम अपनी पॉपुलेशन के अंदर क्यों आने दें? क्योंकि हम तो जो है वो सबसे ज्यादा फिट हैं। क्योंकि डार्विन साहब यही तो कहते हैं कि आपके पास नेचर के अंदर, दैट नेचर के अंदर जो है वो आपके पास कंपटीशन है, और कंपटीशन को वही लोग जीतते हैं जो कि फिट होते हैं, ठीक है। तो व्हाइट लोग जो हैं, क्योंकि वो कॉलोनीज बना पा रहे हैं, एशिया के अंदर कॉलोनीज बना पा रहे हैं, अफ्रीका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर उनकी कॉलोनीज हैं, तो इसका मतलब है कि वो तो सबसे ज्यादा फिट हुए। इट क्रिएट्स द सोशल डार्विनिज्म। रेसिज्म की प्रॉब्लम जो है वो आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद इन्होंने रोल ऑफ कोऑपरेशन जो है वो नहीं बताया। आगे चल के एक साइंटिस्ट आती है मर्गुलिस, ठीक है, वो जो है वो हमें ये बताती हैं कि रादर देन दी कोऑपरेशन, रादर देन दी कंपटीशन, समटाइम्स ऑर्गेनिजम्स ऑफन इंडल्ज इन दी कोऑपरेशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, और इसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन की वजह से कंप्लेक्सिटीज जो है वो इंक्रीज करती है। कई बार कंपटीशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कोऑपरेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म की जो है वो थ्योरी आती है, किन सिलेक्शन की थ्योरी आती है आगे चल के, ठीक है, जो कि इस कोऑपरेशन को जो है वो समझाती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो डार्विन की लिगेसी है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। उसने हमें जो है वो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी, बट अगेन उनकी थ्योरी ने हमें प्रॉपरली जो है वो एवोल्यूशन के बारे में नहीं बताया कि एवोल्यूशन आखिरकार होता क्यों है।